हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए हम शुरू करते हैं। आज पता है क्या करने वाले हैं हम लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। और क्यूब के हर एक एज पे एक एक रजिस्टर अगर मैं रख दूं, एक क्यूब आप समझिए, इमेजिन कीजिए, उसके हर एक एज पे एक एक रजिस्टर मैं अगर रख दूं हर एक एज पे, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज के अक्रॉस, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस, फेस डायगोनल के अक्रॉस क्या होगा। ये भी मैं आज सारा आपको प्रूव करूंगा और ट्रिक भी बता दूंगा कैसे करना है। और उसमें कितना करंट फ्लो करेगा उस क्यूब के हर एक एज में, ये सारा चीज आज हम लोग करने वाले हैं। मतलब एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है क्वेश्चन, उसी का सॉल्यूशन करेंगे। अब ये सर्किट, पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये सर्किट काम कैसे करता है। ये आपको एकदम मजा आ जाएगा ये सीख। यहाँ पे आपको बैटरी दिख रहा होगा, ये बैटरी। बैटरी के अंदर एक साइड में निगेटिव होता है और एक साइड में पॉजिटिव होता है, यहाँ पे बहुत सारा। और करंट पॉजिटिव से निकलकर और ऐसे जाता है निगेटिव से मिलने की तरफ। निगेटिव से मिलने के लिए करंट ऐसे गया, ऊपर गया, करंट ऐसे आया, फिर उसको बल्ब में जाना पड़ेगा, उस करंट को बल्ब में होते हुए। अब बल्ब में गया, फिलामेंट था तो उसमें ग्लो करेगा वो हीट प्रोड्यूस करके। फिर आगे बढ़कर, और ये आगे बढ़ते बढ़ते ये जाकर मिल गया माइनस में, प्लस माइनस में मिल गया, इसको सुकून आ गया। आया, इसको सुकून आया, लेकिन यहाँ बल्ब जल गया, बल्ब ग्लो कर गया। वाह, मजा आया कि नहीं आया। अब यही प्रोसेस में ये बल्ब बीच में क्या कर रहा है, ये प्लस माइनस से जाकर मिल रहे हैं, तो बल्ब क्या कर रहा है, बल्ब बीच में कंज्यूम कर रहा है कुछ। क्या कंज्यूम करता है, क्या करंट कंज्यूम करता है बल्ब, क्या कि पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम करता है। मतलब अगर मैं इधर से करंट कुछ भेजूं, इधर से प्लस ने करंट भेजा 10 एम्पियर, तो क्या 10 एम्पियर इधर आते आते, और ये बल्ब से क्रॉस करके क्या इधर 8 एम्पियर आएगा, कि 10 का 10 पूरा एम्पियर इधर आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि करंट नहीं खाता है ये बल्ब। बल्ब 10 एम्पियर का 10 एम्पियर ही इधर भेज देगा, वोल्टेज खाता है। मतलब यहाँ जितना वोल्टेज आपने सेंड किया था, इस साइड से जितना वोल्टेज आपने सेंड किया था ऐसे, मान लीजिए 10 वोल्ट सेंड किए, तो यहाँ से 10 जाएगा ना, तो इधर जाते समय वोल्टेज जीरो हो जाएगा। ये वोल्टेज खाता है, करंट नहीं खाता है। तो आइए इन सब चीजों को हम समझते हैं सर्किट डायग्राम बनाकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर। तो आप बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ और मजे लीजिए इस चैप्टर का। इलेक्ट्रिसिटी से हमारे लेक्चर्स को आप देखते रहिए, आपको इस चैप्टर से एकदम मोहब्बत हो जाएगा। आप इलेक्ट्रॉन पे बैठकर और पूरा सर्किट में खुद घूमेंगे और आपको दिखेगा कि कौन क्या कर रहा है सर्किट में, इतना मजा आने वाला है। राइट। तो प्रीवियस क्लासेज में स्टूडेंट्स हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिए, पैरेलल और सीरीज में कैसे होता है। तो उसका डेरिवेशन भी किया हुआ है पहले से, वो भी आप देख सकते हैं, डेरिवेशन वीडियो में होगा, पहले से किया हुआ ही है पहले के वीडियो में। तो R1 R2 ये दो रजिस्टर, और ये सीरीज में, यहाँ तीन रजिस्टर को सीरीज में लगाया गया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद होगा कि करंट सब में सेम फ्लो करता है, ऐसे करंट सब में सेम फ्लो करता है। इसको क्या किया हुआ रहता है, एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट किए हुए रहता है, ऐसे ऐसे। ये सेल इधर से क्या ऐसे सप्लाई करेगा करंट, ऐसे सप्लाई करेगा इधर, करंट फ्लो करेगा इधर। करंट फ्लो करना मतलब क्या फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे होंगे। तो ये करंट इधर फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो को आप वाटर से समझ सकते हैं कि किसी पाइप में वाटर फ्लो करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस से आप लेवल से समझ रहे हैं, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। मतलब एक टैंक मैं बना दे रहा हूँ ऐसे, तो ये टैंक ज़्यादा हाइट पे रखा हुआ है और एक टैंक उससे ऐसे कम हाइट पे रखा हुआ है, और इसमें पानी भरा हुआ है ऐसे। तो किधर इसमें से पानी इधर जाएगा कि नहीं, ऐसे। तो वैसे ही करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब बहुत ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ इसका। अगर इधर से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो क्या यहाँ से 1 लीटर करंट, 1 लीटर वाटर यहाँ से चला, तो यहाँ 1 ही लीटर वाटर आएगा। बीच में बीच में वाटर ड्रॉप तो नहीं होगा। अगर बीच में यहाँ आपने फैन लगाया हुआ है टरबाइन को घुमाने के लिए, ऐसे इस फैन के ब्लेड को ऐसे घुमा रहा होगा ये, तो इससे क्या पानी का अमाउंट खर्च हो जाएगा क्या। डैम जहाँ पे बनाते हैं, तो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी वाटर के अमाउंट को कम कर देता है क्या। 1000 लीटर वाटर को 900 ऐसे कर देता है क्या, वाटर को। वाटर का अमाउंट कंज्यूम तो नहीं करता है ना वो, क्या करता है। तो ये हायर लेवल पे था, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज्यादा थी वाटर की, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप करता है।
जब हायर लेवल से लोअर लेवल करंट फ्लो करता है तो उस ड्यूरेशन में उसका क्या ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। इसी को बुक में वोल्टेज ड्रॉप भी लिखा हुआ रहता है कि वोल्टेज का ड्रॉप होता है या पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, या हम यूँ कहें कि ये सब रेजिस्टर्स जो हैं वो कंज्यूम करते हैं, वोल्टेज कंज्यूम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो जब भी किसी रेजिस्टर के थ्रू, जैसे यहाँ पे हायर वोल्टेज है, हायर वोल्टेज, और किसी रेजिस्टर के दूसरे तरफ अगर मैं लोअर वोल्टेज अप्लाई कर दूं, लोअर वोल्टेज मतलब ये समझिए 100 मीटर हाइट पे है और ये ग्राउंड पे है, जीरो पे है, तो हाइट की तरफ फ्लो करता है वाटर। तो जब यहाँ से यहाँ आता है वाटर तो हाइट इसका डिक्रीज करके जीरो हो गया, हाइट डिक्रीज करके क्या हो गया, 100 से जीरो हो गया डिक्रीज करके। यानी इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एनर्जी कंज्यूम कर लिया। कितना एनर्जी कंज्यूम किया, 100 ही किया। कैसे 100 किया, क्योंकि इधर 100 था, इधर जीरो हो गया एनर्जी। तो एनर्जी तो कंजर्व होता है, तो किसी को लॉस करना पड़ेगा। तो ये रजिस्टर हिट के फॉर्म में, हिट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस करता है। 100 इधर था, इधर जीरो हो जाता है। क्लियर। अब कैसे करना है, तो किसी भी रजिस्टर में अगर हम सेल कनेक्ट करते हैं तो ये करंट फ्लो कराता है, और ये करंट कंज्यूम नहीं करता है। करंट मतलब करंट या चार्ज कंज्यूम नहीं करता है। चार्ज के फ्लो को ही करंट बोलते हैं, कितना फास्ट चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये सब रजिस्टर, अगर यहाँ से 10 एम्पियर करंट आया तो ऐसा नहीं बोलना है कि यहाँ आते आते वो करंट 8 एम्पियर हो गया, ऐसा गलत है। क्या ड्रॉप करता है ये, क्या कंज्यूम करता है, क्या खाता है ये रजिस्टर, ये रजिस्टर वोल्टेज खाता है। मतलब अगर ये बैटरी आपका 10 वोल्ट का है, तो अगर यहाँ पे 10 आपने लिखा, यहाँ भी 10, क्यों मैं 10 लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक कोई भी रजिस्टर नहीं है, यहाँ तक सिंपल वायर है, सिंपल वायर है देखिए। तो 10 का 10 ही है। अब इस तरफ जब मैं आऊंगा, इस तरफ, तो ये 10 में से कुछ कंज्यूम कर लेगा। कितना कंज्यूम करेगा वो ओम्स लॉ से पता चलेगा, V = I R। तो अगर कितना वोल्टेज इसके दोनों अक्रॉस, आर के दोनों एंड में कितना वोल्टेज है वो लिखूंगा मैं, इसमें आर में कितना करंट फ्लो किया वो लिखूंगा, और इसका रेजिस्टेंस लिखूंगा। तो इन तीनों में से कोई भी दो गिवन होगा, एक अननोन होगा, तो फाइंड कर सकते हैं। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब करंट फ्लो करता है तो ये रजिस्टर करंट कंज्यूम नहीं करता है, वोल्टेज कंज्यूम करता है। इसलिए यहाँ करंट आई है तो यहाँ भी आई ही है, और यहाँ भी करंट आई ही है। लेकिन अगर यहाँ का मैं 10 वोल्ट लिख दूं पोटेंशियल, तो यहाँ का पोटेंशियल 10 से कुछ कम लिखना पड़ेगा, 10 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो ये कुछ कंज्यूम कर लेगा। तो यहाँ 8 हो जाएगा सपोज, यहाँ कुछ और हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब कम होता जाएगा वोल्टेज। ये खाते रहता है, रजिस्टर कंज्यूम करते रहता है वोल्टेज। इतनी सी बात समझ में आ गई सबके। अब सीरीज में करंट सेम है, सीरीज में सेम है, और इसका पहले से डेरिवेशन है ही, क्या हुआ हमारा कि इक्विवेलेंट आता है R = R1 + R2 ऐड होते रहता है। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल के केस में नीचे कर लेते हैं स्क्रीन को, पैरेलल वाला फिगर एनसीईआरटी में ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ देखिए। पैरेलल किधर गया, यहाँ पे है ये। पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। देखिए यहाँ ये करंट आया, इसके पास दो रास्ते हैं कि इधर मैं जाऊं कि इधर जाऊं। ये तो करंट कुछ ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, किस रेशियो में जाएगा उसका भी फॉर्मूला होता है। I1 = होता है टोटल करंट जितना आया है उसका मुझे R2:R1 रेशियो में डिवाइड करना है। अब उल्टे रेशियो में, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम। तो आपके पास 100 रुपीज हैं और उसको मैं बोलूँ कि 2:1 में बांटिए, तो ए को कितना पार्ट मिलेगा। तो 100 लिखकर और एक का जो रेशियो दिया हुआ है अपॉन दोनों का सम कर देते हैं ना, 2 + 1 3। वैसे ही ये ऊपर कितना करंट फ्लो करेगा, तो टोटल करंट है I, राइट। और मुझे R2:R1, तो R2 मैं ऊपर लिखूंगा, R1:R2 में नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट। और नीचे टोटल रेजिस्टेंस में लिख दूंगा। तो इस तरह से I1 भी आप फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कितना करंट गया, I1, राइट। और I2 भी पता कर लेंगे कितना करंट है। खैर यहाँ पे हम लोग पहले ही डिराइव कर चुके हैं कि पैरेलल में आता है 1/R = 1/R1 + 1/R2, ऐसा फॉर्मूला होता है पैरेलल के लिए। अगर पैरेलल में दो ही रेजिस्टर्स है, दो से ज्यादा रेजिस्टर्स हैं ही नहीं, पैरेलल में अगर दो ही रेजिस्टर हैं, तब 1/R = 1/R1 + 1/R2 करने से क्या होगा,
अगर 1/r इक्वल टू मैं 1/r1 प्लस 1/r2 कर दूं, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो R1 R2 आ जाएगा और ऊपर R1 प्लस R2 हो जाएगा, ये 1/r। बस इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे तो R क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल लीजिए, R1 R2/R1 प्लस R2। तो ये भी आप शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं कि पैरेलल रजिस्टर अगर है और दो ही है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 मैं लिख सकता हूँ, है कि नहीं। और भी एक क्या है, अगर सेम रजिस्टर आर आर ऐसे से बहुत सारा है, आर आर पैरेलल में, आर 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 ऐसे पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो आर 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 है ना, तो 1/r 1/r आर ऐसे करेंगे ना, तो R/4 आ जाता है, मतलब एक का रेजिस्टेंस लिखकर और डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब इतने सारे रेजिस्टर को आप R/4 से रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे ही अगर ये सब रजिस्टर सीरीज में होते 4 रजिस्टर, तो इक्विवेलेंट क्या होता, 4R हो जाता, R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4R हो जाता। पता चल गया आप कैसे काम कर रहा है ये सर्किट। अब इस पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन है हम लोगों को इसमें, आइए देखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्या है इसमें, यहाँ पे ये एग्जांपल 3.5 है, एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं, आपके पास होगा भी टेक्स्ट बुक। इसमें क्या लिख रहा है, इस एग्जांपल में क्या इसने दिया हुआ है, आइए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में इन्होंने दिया हुआ है कि नेटवर्क ऑफ इज कनेक्टेड टू 16 वोल्ट। सर्किट सॉल्व करना हम लोग सीख रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करते हैं। अभी क्या क्या बातें मैंने आपको बताई जो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट मैंने ये बताया कि रजिस्टर वोल्टेज कंज्यूम करेगा, करंट कंज्यूम नहीं करेगा, राइट। करंट जितना गया है रजिस्टर में, उसके दूसरे एंड में करंट कम नहीं हो जाएगा, उतना ही करंट रहेगा, लेकिन वोल्टेज जरूर कम हो जाएगा। इधर का पोटेंशियल कुछ और है तो दूसरे एंड में रजिस्टर के जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। इतनी सी बात मैंने आपको बताई है। अब आगे देखिए, अ नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू 16 वोल्ट। ये देखिए 16 वोल्ट का एक सेल लगाया हुआ है, उससे कनेक्ट किया हुआ है 16 वोल्ट बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1। ये 1 ओम रजिस्टर इंटरनल है। ये तो होता है इसके अंदर, वो केमिकल जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह जाने में दिक्कत होता है और रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, उसी रेजिस्टेंस को इंटरनल बोलते हैं। लेकिन छोटा सा बनाने में प्रॉब्लम होगा इसलिए बाहर बनाया हुआ है, ये है तो अंदर का ही रेजिस्टेंस। कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। तो 1/1 हम लोग करेंगे, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, पार्ट ए कर रहे हैं हम लोग। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना कितना आसान है देख सकते हैं आप यहाँ पे सर्किट का। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक ही साथ पूरे का नहीं करना है कि पूरा एक ही साथ सब सर पैरेलल हो गया या सब सीरीज हो गया, ऐसा करेंगे तो गलत आंसर आ जाएगा। एक एक करके हम लोग करेंगे जिसके बारे में पता चले मुझे। अब मुझे बताइए, क्या मैं ये वाला और ये वाला सीरीज बोल सकता हूँ, क्या नहीं बोल सकता हूँ। मुझे साफ साफ दिखना चाहिए कि सीरीज मतलब सेम करंट, तो इसने कुछ करंट फ्लो कराया, इधर से कुछ करंट फ्लो कराया, इसमें से कुछ करंट ऊपर गया कुछ नीचे, तो ये दोनों इसलिए पैरेलल नहीं हुआ कि करंट का डिवीजन हुआ। करंट के डिवीजन होने से पैरेलल नहीं होता है, ध्यान से सुनिए आप। पैरेलल होने का एक ही कंडीशन है कि पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए। किसी दो रजिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो गया तो मैं उसको पैरेलल बोलूंगा। करंट डिवीजन होने से पैरेलल नहीं बोलना है कि नहीं। तो यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस पक्का सेम आ रहा है, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है देखिए, इस पॉइंट को बी लिखा हुआ है तो यहाँ का पोटेंशियल बी है, और इधर ए लिखा है इन्होंने तो इधर का पोटेंशियल ए है। तो इस वो 4 ओम के बारे में सोचिए, 4 के लेफ्ट में ए है, राइट में बी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कोई पूछेगा कि ये 4 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आपको बोलना है सर वी ए माइनस वी बी है, यानी पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी है। अगर किसी ने बोला कि ये नीचे वाले 4 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका भी सेम आंसर है। इसके एक एंड में ए है, देखिए ए से कनेक्टेड है ये, और इसका दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है, यानी कि इस 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही हो गया वी ए माइनस वी बी, है कि नहीं।
तब अब मैं इन दोनों को पैरेलल बोल सकता हूँ, अब मैं पैरेलल बोल सकता हूँ इन दोनों को। करंट सेम होने से पैरेलल नहीं बोलना है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया, अब मैं पैरेलल बोल दूंगा इन दोनों को, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। वैसे ही आप यहाँ भी देखेंगे तो ये सी है और ये डी है, तो इस 12 और 6 दोनों के अक्रॉस ही, 12 और 6 दोनों के अक्रॉस ही सी माइनस डी आ रहा है पोटेंशियल, तो ये दोनों भी पैरेलल हो गए। तो पैरेलल में ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, इधर मैं रीड्रॉ करता हूँ, देखिए ऐसे। ये दोनों 4 और 4 मिलकर फैसला किए कि हम दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। ये 4 है, ये भी 4 है, तो 4 4 पैरेलल में क्या 2 हो जाता है क्या? आप करके देख सकते हैं, 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। वैसे ही ये तो 1 अभी एक आगे 1 रहेगा, अकेला है बेचारा ये 1, ये तो सिंगल है अभी। फिर ये दोनों मिलकर भी सोचे कि हम दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, तो कितने ओम का रेजिस्टर बनाएंगे ये दोनों मिलकर? ये दोनों 12 और 6 मिलकर कितना होंगे? 1/r इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। तो 1/r इक्वल टू 12 और 6 का एलसीएम 12, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 6 इंटू 2, 12 2। तो r इक्वल टू 12/3, यानी 4 आया ना आंसर 4। तो ये थर्ड, ये दोनों मिलकर 4 ओम हो जाएंगे, 4 ओम। अब और कोई रजिस्टर है क्या? हाँ, एक इंटरनल रजिस्टर भी है यहाँ 1 ओम का, 1 ओम का। अब इसके बाद ये सेल ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे। अब यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिए, मैं इसको कनेक्ट कर दिया, अब तो सारे सीरीज दिख रहे हैं। करंट जब इधर से सप्लाई करेगा ये सेल, तो सब में सेम करंट फ्लो करेगा, कहीं भी करंट डिवीजन नहीं हो रहा है। तो अगर सारे रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो करें, अगर सारे रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उन सारे रजिस्टर्स को सीरीज में बोला जाता है। तो ये सभी सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं हम। 2 + 1 + 4 + 1, टोटल इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4 to 6 to 8, 8 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है। 8 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया है? 8 ओम। कितना आसान था क्वेश्चन। तो इक्विवेलेंट 8 ओम रेजिस्टेंस हो गया, आर इक्विवेलेंट की 7 ओम हुआ। कितना हुआ बताइए, इसका कितना आया था? इसका आया था, कितना आया था? एक बार नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, क्या है नीचे लिखा हुआ, देखते हैं। ये टोटल 7 ही आया हुआ है, एक ऐसा लोगों का 7 ही आना चाहिए था ना, देखते हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट आया था 2 प्लस, ये था 1 प्लस 12 और 6 का कितना आया था? 4, और प्लस ये इंटरनल कौन रखेगा? 1। तो 4 to 6 1 7 8 आ रहा है, ये तो है कि नहीं? 2 1 3, 3 + 4 7 + 1 8 आ रहा है, तो ये 7 क्यों लिखा हुआ है? 8 आ रहा है ना, एक बार देखने दीजिए मुझे। ये लिखा है कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R of network is obtained by combining these resistors 2 4 and 1। तो ये इंटरनल वाले का छोड़कर किया है, इंटरनल वाले का नहीं इन्होंने किया है, बिना इंटरनल वाले का इन्होंने इतना फाइंड करके रखा हुआ है। समझ गए क्या? इंटरनल लेंगे क्या, और इंटरनल का नहीं निकालेंगे तो 7 आ रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? इसका इक्विवेलेंट 8 आया, टोटल 8 आएगा, और इसको छोड़ कर कीजिएगा इंटरनल वाले को, इंटरनल वाले को नहीं करेंगे तब 7 आएगा, अदरवाइज टोटल नेटवर्क का पूछेगा तो 8 आंसर आएगा। तो ये 7 किसका लिखा हुआ है? एक्सक्लूडिंग दिस, राइट। लेकिन एग्जाम में पूरे नेटवर्क आएगा तो 8 लिखना है, पूरा रजिस्टर लिखना है सबका, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट लिखा जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? बी पार्ट। टोटल करंट पूछा है सर्किट में कितना होगा, तो टोटल करंट होता है टोटल वोल्टेज, वोल्टेज 16 है, और ये 8 आया था टोटल रेजिस्टेंस, तो 16 को 8 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 आ जाएगा। समझ गए? यहाँ देखिए 2 एम्पियर करंट आया हुआ है टोटल करंट। तो अब टोटल करंट भी समझ में आ गया कितना है इस सर्किट। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट ये बता रहा है, इसमें पता करना है हम लोगों को कि ये देखिए, ऑब्टेन्ड करंट इन ईच रजिस्टर, सारे अलग अलग रजिस्टर में करंट बताना पड़ेगा हम लोग। तो ये तो टोटल करंट इसने सप्लाई किया
16/8 यानी 2 एम्पियर टोटल करंट इसने सप्लाई किया। अब एक एक करके सारे रजिस्टर में मैं बताऊंगा कि कितना करंट फ्लो किया होगा। तो इसमें करंट गया 2 एम्पियर, ये इसने सप्लाई किया 2। अब इस ये 2 एम्पियर करंट डिवाइड होगा, मतलब ऐसे पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है और दो दो पाइप लगा हुआ है, तो कुछ ऊपर जाएगा कुछ इधर आएगा पानी, तो करंट का डिवीजन होगा। ये दोनों इक्वल रेजिस्टर्स हैं इसलिए इक्वल डिवीजन होगा। इक्वल रेजिस्टर्स है मतलब इक्वल डिवीजन होगा, यानी कि ऊपर वाले वायर में भी करंट जाएगा 1 एम्पियर, टोटल 2 एम्पियर था तो आधा आधा बढ़ जाएगा, और इधर भी 1। क्यों मैंने हाफ हाफ डिवाइड किया? क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। तो अब मुझे देखिए दोनों रजिस्टर में करंट पता चल गया। ये बीच वाले रजिस्टर में फिर से 2 एम्पियर हो जाएगा, इधर से 1 एम्पियर आया करंट, इधर से 1 एम्पियर आया, दोनों ऐड होकर कितना हो गया? 2 एम्पियर हो गया। तो इसमें 2 फ्लो किया। इसमें कितना फ्लो किया था? 1। इसमें कितना फ्लो किया था? 1। ये बीच वाले में कितना फ्लो कर रहा है? 2। फिर 2 ये आगे बढ़ेगा, 2 फिर से देखिए यहाँ पे आ गया। अब फिर से इसके पास दो रास्ते हैं, ऊपर कितना जाना है नीचे कितना जाना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जितने भी हैं उसको दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है। ये इसका रेशियो 12:1 है, यानी इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखें तो ये 1 और ये 2, ये 1 होगा, राइट। और मुझे ये 2 को डिवाइड करना है, किस रेशियो में डिवाइड करना है? 1:2 में। मतलब ऊपर कितना जाएगा? ऊपर ऊपर एक हिस्सा जाएगा, रजिस्टर ज्यादा है इसलिए करंट कम जाएगा ऊपर, और टोटल 3। तो 2/3 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर में से 2/3 ऊपर चला गया। तो नीचे कितना जाएगा? नीचे के लिए मैं लिखूंगा 2 इंटू, नीचे के लिए 2 बाई कितना लिखूंगा बताइए? ऊपर में कितना गया? ऊपर में गया 2 इंटू 1/3, तो नीचे में कितना जाएगा? 2 इंटू 2/3, यानी 4/3। पता चला क्या? यानी ये 2 एम्पियर का कैसे डिवीजन हो रहा है? तो इस 2 एम्पियर में से 12 में जा रहा है इतना 2/3 एम्पियर, और 6 में जा रहा है 4/3 एम्पियर। ऐसे भी जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा जाना चाहिए। इन दोनों को ऐड करेंगे ना, 2/3 और 4/3 को, तो वापस टोटल करंट आ जाएगा 2 एम्पियर। 3 प्लस, देखिए कर ले रहा हूँ मैं, 4/3, जब मैं ऐड करूंगा तो 6/3। 2 आया कि नहीं आंसर? यानी ये फिर से 2 एम्पियर इसने सप्लाई किया, तो ये इधर डिवाइड हुआ 1 1, फिर आगे बढ़ा ये आगे, फिर 2 एम्पियर यहाँ भी डिवाइड हुआ, फिर ये दोनों ऐड होकर और वापस इधर 2 ही हमें मिल गया। तो इस 1 एम्पियर में कितना करंट फ्लो किया? 2 एम्पियर। इस तरह से हमने सारे रजिस्टर्स में करंट पता कर लिए कि कौन से रजिस्टर में कितना करंट है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे इस क्वेश्चन से। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब हम लोग इसके लास्ट पार्ट में आ गए हैं, इसमें कि हम लोगों को पूछा जा रहा है कि डी पार्ट में, सी पार्ट में, ऑब्टेन्ड वोल्टेज ड्रॉप वी ए बी। यहाँ ए से लेकर बी तक कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ? ये ए है और ये बी। यहाँ से अगर यहाँ एक वोल्ट मीटर में लगा दूं तो ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वही वोल्टेज ड्रॉप कहलाएगा। ए बी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मतलब अगर मैं एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूं तो वो क्या रीडिंग देगा, वही पूछा है। वैसे ही बीसी, बीसी में भी यहाँ एक वोल्ट मीटर अगर लगा दिया जाए तो ये वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा? ये वही है जितना 1 ओम कंज्यूम किया है, या 1 ओम के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा। वैसे ही सी डी में भी पूछ रहा है, तो सी और डी के बीच भी देखिए मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है ऐसे, तो ये भी वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा? तो सी डी के बीच कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। मैं आपको बता दूं कि तीनों मिलकर ये V1 इसको मान लेते हैं, इसको V2 और इसको V3, ये V1 V2 V3 मिलकर टोटल 16 वोल्ट से ज्यादा ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सप्लाई दिया हुआ है वो 16 वोल्ट का ही है ये। तो तीनों मिलकर एनर्जी ज्यादा कहाँ से कंज्यूम कर लेंगे? जितना मिलेगा उतना ही तो कर पाएंगे। तो अब पहले हम लोग ये 4 और ये 4 का कर लेते हैं, V1 की बात करते हैं हम लोग, यानी VAB। आइए VAB की बात करें। तो ए से लेकर बी तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था? ये दोनों जब एक होने का फैसला किए थे मिलकर, तो 4 और 4 पैरेलल में 2 आ गया था। तो ये 2 ओम का रेजिस्टर है ऐसे, तो करंट भी 2 ही फ्लो किया है, टोटल करंट 2 ही फ्लो किया है ना, 1 ऊपर 1 नीचे, तो दोनों को मिलाकर 2 ही एम्पियर करंट फ्लो किया है, दोनों को सिंगल में बना दिया। तो रेजिस्टेंस भी 2 ओम का और करंट भी 2 एम्पियर। तो ओम्स लॉ लगाइए, V इक्वल टू ओम्स लॉ क्या बताए थे? IR। तो I का वैल्यू भी 2 और R का वैल्यू भी 2, यानी कि 4 वोल्ट आंसर आ गया। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 4 वोल्ट। इस पार्ट का आंसर हो गया
4 वोल्ट आया। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। ये 1 ओम का वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा? तो ये 1 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर कर रहा है करंट फ्लो, क्योंकि इधर 1 बटा था, फिर से 2 हो गया। तो इसके लिए ओम्स लॉ लिखिए। इसके लिए ओम्स लॉ मैं लिख रहा हूँ बी से लेकर सी तक वाले रजिस्टर के लिए, बी इक्वल टू आई आर। तो बी और सी वायर में कितना करंट फ्लो किया बताइए? 2 एम्पियर करंट फ्लो किया। और बी और सी के बीच रजिस्टर कितने का था? 1 का था, तो ये 2 वोल्ट हो गया। यानी कि ना वो 2 वोल्ट रीडिंग दिखाएगा, 2 वोल्ट। अब सबसे लास्ट पार्ट में हम लोग आ गए हैं सी डी। सी डी का इक्विवेलेंट कितना है कैपेसिटेंस? सी डी में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखिए तो कितना है? ये 12 और ये 6 था। तो 12 और 6 का पैरेलल में 4 आया था, है ना? तो ये दोनों मिलाकर 4 हैं। तो एक 4 ओम के रेजिस्टर में अगर 2 ओम का करंट फ्लो कर दिया जाए, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर दिया जाए, तो ये 4 इंटू 2 आई आर करने पे 8 आता है क्या? आई इंटू आर, करेंट है 2, आर है 4, तो 8 वोल्ट। ये भी वोल्ट। तीनों मिलाकर कितना आना चाहिए? तीनों मिलाकर आ जाना चाहिए था। अच्छा एक और है बाकी, एक और ये भी यहाँ तो है, ये भी तो कुछ खाएगा। कितना खाएगा ये बताइए? इधर से आया वो 2 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट आया, इसका रेजिस्टेंस है 1, तो ये कितना वोल्टेज खाएगा? तो V इक्वल टू जितना करंट आया उतना इंटू रेजिस्टेंस, यानी 2 वोल्ट। अब कितना ये सारे रजिस्टर मिलकर कितना खाए आइए चेक कर लेते हैं, कितना कंज्यूम किए। एक इसने किए, ये दोनों मिलकर 4 किए, 4 प्लस 2 6, और 6 प्लस 8 14, और 14 प्लस ये वाला 2 16 आ गया कि नहीं? जितने वोल्ट का सेल था सारे मिलकर उतना कंज्यूम कर लिए। तो एनर्जी कंजर्व हुआ कि नहीं? एक्स्ट्रा एनर्जी उन्होंने नहीं कंज्यूम किया है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन भी यहाँ पे ओबे कर रहा है, ये रूल एनर्जी कंजर्वेशन का। राइट। अब ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, सर्किट से रिलेटेड ही। कैसा क्वेश्चन अब करेंगे देखिए, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। अब ये क्यूब से रिलेटेड देखिए 3 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। एक तो बॉडी डायगोनल पूछता है, बॉडी डायगोनल के क्रॉस इक्विवेलेंट क्या होगा? तो ये ए और सी, बॉडी डायगोनल क्या होगा? बॉडी डायगोनल क्या होगा? ए और सी दोनों बॉडी डायगोनल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फेस डायगोनल क्या होता है? इसको ए और सी इसको बोलेंगे, ए डैश और सी को इसको क्या बोलेंगे? फेस डायगोनल। और इसको एज बोलेंगे, ए सी इसको इसके क्रॉस पूछेगा, लगा देगा तो उसको क्या बोलेंगे? एज के क्रॉस। तो टोटल कितना सिचुएशन होता है बताइए इसके केस में? क्यूब के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आएगा तो कितना सिचुएशन? 3 डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो। इसी में लिख दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए आर, सबसे पहले मैं ये ए बी ले ले रहा हूँ, आर ए बी, ये आपको बताना है कितना होगा। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सबका रेजिस्टेंस आप आर मान लीजिए, सब आर आर रेजिस्टेंस का है, तो सबका रेजिस्टेंस आर है, स्मॉल आर है, हर एक साइड पे हर एक एज पे रखा हुआ है स्मॉल आर। तो आर ए बी बताना है कितना होगा। और उसके बाद क्या बताना है? आर ए बी हो गया, ए से लेकर बी तक। फिर ए सी बताना है। ए सी क्या है देखिए, ए सी को क्या बोलते हैं हम लोग? आर ए सी, ए सी को बोलते हैं फेस डायगोनल। ए बी को क्या बोले थे? ए बी को बोले थे एज बोले थे। यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये एज है। और ये क्या है? दूसरा वाला क्या है बता दीजिए। एक एक मिनट रुकिएगा। यस। मुझे आर ए बी बताना है, आर ए सी और आर, और कौन सा रह गया है यहाँ पे? आर ए बी मतलब ये हो गया, एज हो गया। और आर ए सी मतलब क्या हो गया? ए सी मतलब फेस डायगोनल। और आर ए सी डैश, ये क्या हो गया? ए सी डैश हो गया इसका, ए सी डैश, ये बॉडी डायगोनल हो गया। इन तीनों का इक्विवेलेंट, तीनों के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। राइट। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये तो पूरा किया हुआ है बुक में डिराइव तीनों का। तो कैसे याद करेंगे ये तीनों? तो 3 से स्टार्ट कीजिए लिखना, 3 4 5 6, 3 से काउंटिंग शुरू करें, 3 4 5 6 7 और 12 लिख दीजिए लास्ट में। खाली लास्ट वाला आपको चेंज करना है, बाकी 3 के साथ लगातार है, 3 4 5 6 7 12, ऐसे है कि नहीं? अब ये एफ है और ये बी है
और ये जो बच गया मतलब ये फेस डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल हो गया और ये एज हो गया लास्ट में, है कि नहीं? तो इसमें से बताइए फेस डायगोनल कौन है इनमें? फेस डायगोनल AC है। तो AC वाला आंसर आएगा 3/4। 3/4 अगर ईच रजिस्टर 1 ओम का है तो 3/4 आंसर हो गया। ईच रजिस्टर R ओम का है तो 3/4 R हो जाएगा। और बॉडी डायगोनल कौन सा था? AC डैश था, तो बॉडी डायगोनल 5/6। 5/6। और एज कौन सा है? एज AB था, तो उसका आ जाएगा 7/12। तो ऐसे आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या आता है फॉर्मूला याद कर सकते हैं। याद कैसे करेंगे इसको सर? तो देखिए आप इसको ऑर्डर में पहले देखिए, ट्रिक मैं बता रहा हूँ याद करने का। पहले ऑर्डर में लिख दीजिए इसको, 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर में मैंने लिखा है ना। 3 4 5 6 7, एकदम काउंटिंग नंबर जैसा है। और लास्ट में 12 मैं लिख दूंगा यहाँ। अब फर्स्ट वाला जो होगा ना, वो ज्यादा फेसबुक बहुत ज्यादा यूज करते हैं सारे लोग, तो FB से याद रखिए कि पहले क्या लिखना है, मुझे FB लिखना है 3 4 काउंटिंग लिखकर। और उसके बाद जल्दी से फेसबुक ऑन कर लेना है, क्या क्या उसमें नोटिफिकेशन आया, मैसेज आया देखने के लिए। तो FB पहले लिख लीजिए। तो FB लिख लिए तो जो बचा हुआ रहेगा तीन ही तो होता है, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल और एज बच जाता है लास्ट में। तो FB याद रखिएगा कि मुझे ये काउंटिंग नंबर लिखकर और FB पहले लिखना है, फेसबुक। अब याद हो गया कि नहीं कि फेस डायगोनल वाला 3/4, बॉडी डायगोनल 5/6 और एज 7/12। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया इसका। क्लियर? अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है वो आइए हम लोग करते हैं। अगर अ बैटरी, यहाँ पे दिया हुआ है, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। मतलब A और C के बीच बैटरी लगाया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बैटरी लगाया हुआ है। डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ क्यूबिकल नेटवर्क consisting a 12 resistor, each of resistance 1 ohm, सबका resistance 1 ohm है। Determine the equivalent resistance of network and current along each edge of cube। क्यूब का हर एक एज पे करंट भी बताना है कि इस पे कितना करंट होगा, इस पे कितना करंट होगा, इसमें कितना होगा, ये हर एक एज में कितना कितना करंट होगा ये बताना है। तो करंट तो अब बताएंगे ही हम लोग और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेकिन उसके पहले आप मुझे ये बताइए कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, बता दीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ये एक एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि FB फेसबुक और तब E लिखना है। तो ये कौन सा डायगोनल है? बॉडी डायगोनल है, तो ये बीच वाला ये आने वाला है, ये इसका आंसर होगा। तो ऊपर में था 3 4 5 6, तो इसका आंसर 5/6 आएगा कि नहीं? बॉडी डायगोनल है तो आइए चेक कर लेते हैं कि क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 है इसका। चेक करें क्या, देखिए इसका आंसर दिया होगा, उसको हम लोग आइए पता करते हैं कि क्या यही आंसर दिया है। 5/6 आया है हम लोगों का आंसर, और इसका आंसर हम लोग देखते हैं कितना आया है। 5/6 आना चाहिए। किधर है ये? देखिए 5/6 R आया है कि नहीं रजिस्टर? इसका रेजिस्टेंस 5/6 R ही आया है ना, R इक्विवेलेंट। कैसा लगा ट्रिक, बताइए ट्रिक याद हुआ कि नहीं आपको? जो मैंने अभी ट्रिक बताया, क्या आपको समझ में आया ये ट्रिक? हिट आउट है कुछ इसमें? डिटरमाइन इक्विवेलेंट नेटवर्क एंड करंट अलोंग ईच एज। लेकिन वोल्टेज तो यहाँ पूछा ही नहीं है हमसे। लास्ट है, लास्ट पार्ट में मुझे यही बताना है कि ये सब करंट कितना है, ये वाला सारा करंट बताना है। मुझे बस एक बार आई पता चल जाए तो सारा करंट मैं बता दूंगा कि सारे एज में कितना करंट जा रहे हैं। तो आई करंट पता करने के लिए मैं एक यहाँ पे लूप सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन को मैं क्लोज लूप ले रहा हूँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए। ऐसे ऐसे आकर यहाँ तक मैं आ गया। क्या ये क्लोज लूप बना? बिल्कुल क्लोज लूप बना है, बिल्कुल करंट फ्लो कर रहा है इसमें। अब मैं यहाँ से चलना शुरू करूंगा, यहाँ से चलना शुरू करूंगा। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पहले लो वोल्ट मिले और फिर हाई वोल्ट मिले तो क्या लिखना है? प्लस लिखना है। और इसका उल्टा, पहले हाई वोल्टेज मिल जाए फिर लो तो माइनस लिखना है। अगर आप हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज की तरफ गए, मतलब आप पहले 12 क्लास में थे, बाद में 11th क्लास में पहुंच गए, 12th से 11th में, तो आप में माइनस लगेगा।
लेकिन पहले आप लो में थे और बाद में हाई तरफ जाएंगे तो प्लस लगेगा, याद रहेगा। आइए करते हैं। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ना है मुझे ऐसे, तो मुझे पहले क्या मिला, लो टर्मिनल मिला, फिर हाई टर्मिनल मिला, पहले लो फिर हाई, तो प्लस मिलेगा, प्लस प्लस 10 लिख दिया मैं इसको। फिर आगे मैं बढ़ा तो मुझे कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। यहाँ मैं जब आया तो मुझे एक रजिस्टर दिखा, लेकिन रजिस्टर में करंट ऐसा जा रहा था, ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहा था। या करंट कैसे जाता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, यानी कि पक्का मेरे पास में हाई होगा और आगे लो होगा, तभी करंट हाई से लो जा रहा है। तो अब इसमें हाई टू लो में जा रहा हूँ, तो हाई टू लो को मैंने लिखा है माइनस, पहले 12 में था 11 में चला गया, तो माइनस करके लिखना पड़ेगा। माइनस कितना लिखना पड़ेगा सर, आई आर लिखना पड़ेगा। इसका करंट है आई और इसका रेजिस्टेंस है 1, तो आई इंटू 1। फिर से मैं तो एक और रजिस्टर यहाँ मिल गया मुझे, देखिए एक और रजिस्टर, इसमें भी करंट ऐसे ही जा रहा था। तो यानी मेरे मेरे पास हाई होगा और उसके आगे लो होगा, क्योंकि करंट तो हाई टू लो जाता है, तो हाई टू लो जा रहा होगा ये। तो इसके लिए भी ओम्स लॉ लिखूंगा तो माइनस लगाना पड़ेगा मुझे। कितना लिखूंगा, आई इंटू आर, इसमें करंट है आई बाई टू, करंट है आई बाई टू और इसकी रेजिस्टेंस भी 1 ही है, सारे रेजिस्टर्स 1 ओम के हैं। फिर मैं यहाँ तक आ गया, देखिए यहाँ तक। फिर से करंट मुझे उधर ही जाता हुआ दिख रहा है, यानी इधर हाई होगा इधर लो होगा, करंट हाई टू लो जाता है। लेकिन मैं किधर से किधर चल रहा हूँ, मैं तो हाई टू लो चल रहा हूँ और करंट भी हाई टू लो चल रहा है। तो जब हाई टू लो, मैंने पहले 12 क्लास में मैं था, फिर 10th क्लास में चला गया, तो ये निगेटिव लगेगा। तो माइनस आई आर, इसमें करंट था आई और इसका रेजिस्टेंस था 1। अब इसके बाद और मैं आगे बढ़ा तो रास्ते में मुझे कुछ भी नहीं मिला, ना तो बैटरी मिला ना ही रजिस्टर मिला, कुछ भी नहीं मिला। मैं वापस वहीं आ गया। अब इतना इक्वल टू जीरो होता है क्रिचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग। इसको सॉल्व करने 10 को लेफ्ट साइड में मैं रखा और बाकी सबको राइट साइड में लेकर आ गया, यानी कि राइट राइट साइड में आई प्लस आई बाई टू प्लस आई ऐसा आया। तो 10 = इसका एलसीएम 2 ले लीजिए, तो ये 2i प्लस यानी 10 = 5i/2। तो ये 2 मल्टीप्लाई इधर हो गया 20, तो 20 = 5i, तो i = 4 आ गया कि नहीं। 4 एम्पियर करंट ये सप्लाई करेगा। ये बैटरी कितना एम्पियर करंट सप्लाई करेगा, 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर में से 3 पार्ट में बांट दीजिए, ये 4/3, 4/3, 4/3। फिर आगे बोलेगा तो ये इसका भी आधा होना है, यानी 4/3 का आधा क्या होगा, 4/3/2, यानी 4/6, ये भी हो जाएगा 4/6। इस तरह से सारे ब्रांच में, सारे एज में कितना करंट फ्लो कर रहा है आप ऐसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं। कितना आसान है बताइए। तो इस आगे आने वाले एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए खुद से, और आने वाले लेक्चर्स में हम उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे, राइट। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, कितना आसान है ये चैप्टर। अब इस चैप्टर में सारे एक एक करके ऐसे ही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा चैप्टर है जिसमें सारी बातें बुक्स में नहीं लिखी हुई रहती हैं। बुक्स में तो फॉर्मूला रहता है, डेरिवेशन रहता है, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला पुट करने से आंसर आता नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट खोजता है ये चैप्टर, बहुत ही हाई कॉन्सेप्ट चाहिए इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो हम ऐसे ही एक एक वीडियो के थ्रू आपको आने वाले लेक्चर्स में सारे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, जेई मेन जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस सीरीज में आपको मिलते जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा आपको क्वेश्चन मिलता रहे जो भी मैं सॉल्व करूं। इसमें मैं प्रीवियस ईयर में आए हुए जेई एडवांस के क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो मैं एक अलग से सेपरेट मैंने फाइल बना दिया है, उस फाइल में जाकर देख सकते हैं, फोल्डर में 12 क्लास में जाकर करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का रहेगा और उसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं उसमें। तो आप आराम से जाइए और सारे लेक्चर एक एक करके देखिए, आपका डेफिनेटली इस चैप्टर पे कमांड आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक जो आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे एक क्रो है यहाँ पे, ये इसको क्यों नहीं, करंट क्यों नहीं लग रहा है। ये एक वायर पे बैठा हुआ है तार पे, और ये हाई टेंशन वायर होगा, ये 220 वोल्ट का हो सकता है, 440 वोल्ट का हो सकता है, लेकिन इसको करंट क्यों नहीं लग रहा है। क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, और इसका दोनों पैर सेम पोटेंशियल पे है। स्क्रू का दोनों पैर आप देखेंगे तो सेम पोटेंशियल पे है, इसका राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों ही, इसका पैर सेम पोटेंशियल पे है, दोनों 220 वोल्ट पे है। तो 220 वोल्ट पे कैसे मारेगा, दोनों पैर रहेगा तो एक का ज्यादा रहेगा एक का कम, तब तो रहेगा।
एक हाई वोल्टेज पे, एक लो वोल्टेज पे रहेगा। एक 220 पे है तो दूसरा 100 पे रहना चाहिए या 0 पे होना चाहिए, क्योंकि फ्लो करने के लिए करंट को बॉडी में फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और इसका दोनों पैर सेम पोटेंशियल पे है, इसलिए इसके बॉडी के थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्लियर? हमारे बॉडी के थ्रू क्यों करंट फ्लो करता है, ऐसे पकड़ लेते हैं तो, क्योंकि मेरा पैर ग्राउंड पे रहता है, तो ग्राउंड 0 वोल्ट पे रहता है और वो तार 220 पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया कि नहीं, 220 और 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब फ्लो होगा। वैसे ही जैसे वाटर का पाइप में फ्लो कराना है, तो सेम लेवल पे टैंक को रखेंगे और पाइप जोड़ देंगे, फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। एक टैंक को ऊपर रखना पड़ेगा, एक टैंक को नीचे रखना पड़ेगा, तब ऊपर वाले से नीचे वाले टैंक में फ्लो करेगा। तो आप समझ गए ना कि ये क्रो को क्यों करंट नहीं पास कर रहा है इसके बॉडी से, क्यों इसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा है? इसका दोनों ही पैर सेम पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल पे दोनों इसका पैर है। राइट? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे वीडियो से। इसी में एक और आपको ऐसे ही जानकारी दे देता हूँ, जो डे टू डे लाइफ में आप देखते होंगे कि ये मेरे पीछे दो तार है। आप कभी दो तार को ऐसे सटाते होंगे, हाई टेंशन वायर को एक दूसरे में टच करते होंगे, आप हाई टेंशन वायर को, तो मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, देखिए ये दोनों आप भी ऐसे कभी किए होंगे। स्पार्किंग इसको बोला जाता है। स्पार्क क्या होता है, स्पार्किंग, वो मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास दो वायर है और दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ, यहाँ एक वायर है, एक यहाँ वायर है, और दोनों में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी एक के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है उसको लो वोल्टेज पे रखा जाता है, और जहाँ पॉजिटिविटी होती है यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वहां पे मैं बोलता हूँ कि हाई वोल्टेज है, ऐसा कन्वेंशनली बोला जाता है। यानी एक जगह इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी एक जगह पॉजिटिव है आप समझिए, एक जगह निगेटिव है। तो आप मैग्नेट के बारे में सोचिए कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो वो कितना अट्रैक्ट करना चाह रहा है एक दूसरे को, एकदम ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करना चाह रहा है ना। तो वैसे ही एक जगह पॉजिटिव है और एक जगह, दूसरे जगह क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों ही चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन है, लेकिन इन दोनों को बीच में कंडक्टर कोई नहीं है। कंडक्टर कौन है, जो इन दोनों को मिलाना चाहता है। जैसे मोहब्बतें फिल्म का आप समझिए कि शाहरुख खान जो था मोहब्बतें फिल्म का, वो उसमें मिलाना चाह रहा था जो भी दो लोग मोहब्बत करते थे उसको। और अमिताभ अमिताभ बच्चन क्या था, उसका दुश्मन था उन सबका। तो ये समझिए कि एयर या फ्री स्पेस क्या है, वो दुश्मन है, इन दोनों को मिलाता है। और अगर इसको हम एक वायर से जोड़ दूं मैं, तो वो शाहरुख खान के जैसा वायर है और इन दोनों को आराम से मिलने के लिए प्रेरित करेगा वो। राइट? तो अब ये दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इन दोनों में बेचैनी आ गया, मतलब एक जगह बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया है और एक जगह बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया, तब इतना ज्यादा ये बेचैन हो जाएंगे मिलने के लिए कि अमिताभ बच्चन भी कुछ नहीं कर पाएगा, और ये जाकर मिल जाएंगे, एयर में ही मिल जाएंगे, बिना किसी कंडक्टर के। तो जब ये एयर में दौड़ेंगे मिलने के लिए, तो रास्ते में डस्ट पार्टिकल्स होंगे, गैसेज होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब। तो उन पार्टिकल्स से ये टकराएंगे, और जब दो पार्टिकल का कोलिजन होता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है और लाइट प्रोड्यूस होता है। वही हीट और लाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पार्किंग के फॉर्म में। और लाइटनिंग में भी ऐसा ही होता है। क्लाउड पे बहुत ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो जमीन पे वाले चार्ज से मिलने के लिए बेचैन हो जाता है। जमीन पे जो चार्ज है, तो उस बेचैन ज्यादा बढ़ जाती है कि वो वहां से निकल कर बिना किसी कंडक्टर के हेल्प से, बिना वायर के हेल्प से वहां से निकल कर आने लगता है अर्थ पे। अब वो जब आता है अर्थ पे, तो रास्ते में टकराता है पार्टिकल्स से, और वो पार्टिकल से चिंगारी, गर्मी, हीट, लाइट, ये सब प्रोड्यूस होता है, जिसको आप लाइटनिंग बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कोई दो वायर ऐसे पास में रखने से उसके बीच में ऐसे बनना शुरू हो जाता है, स्पार्किंग क्यों होता है। अच्छा, एक और तरीका है मेरे पास स्पार्किंग कराने का। अगर इन दोनों के पास बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है, कम ही चार्ज है, तो डिस्टेंस को कम कर दीजिए, पास ले आइए। मतलब दूर दूर ये जब है, दूर दूर, तब उतनी बेचैनी नहीं है इसमें। थोड़ा पास ले आएंगे, इतना पास ले आएंगे, तो पास लाने पे फोर्स स्ट्रांग लगता है, तो इतना ज्यादा इन दोनों के बीच फोर्स होगा कि अमिताभ बच्चन कुछ भी नहीं कर पाएगा मोहब्बतें का, और ये मिल जाएंगे आकर। और मिलने के दौरान जो रास्ते में टकराएंगे एयर पार्टिकल से, उससे जो हीट या लाइट प्रोड्यूस होगा, उसी को आप देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ, राइट, स्पार्किंग या लाइटनिंग में वही चीज आपको दिखाई देता है। तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए कैसे ये सब होते हैं, हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके एवरीवन।